हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक, जहां आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका थर्ड यूनिट। एंड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज द स्टार्टिंग पॉइंट. Now this particular chapter is like a small excerpt taken from the autobiography of मिल्खा सिंह. तो मिल्खा सिंह ने ही लिखी है ये बुक. ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जब हम अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखते हैं, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. अगर हमारी लाइफ की स्टोरी कोई और लिख रहा है, उसे सिर्फ बायोग्राफी कहते हैं. ठीक है. सो ये जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सर्प्ट में मिल्खा सिंह ने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी और किस तरीके से जो ही इज़ रिनाउंड एज लाइक वन ऑफ द बेस्ट रनर्स एथलीट्स. तो किस तरीके से वो इस पर्टिकुलर फील्ड में आए और क्या क्या हुआ उनके साथ. तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पता चलेगा. एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. लाइक मतलब इसको पढ़ के आपको मज़ा आएगा. इट्स नॉट अ बोरिंग ऑटोबायोग्राफी एट ऑल. सो यहाँ पे हम सबसे पहले मिल्खा सिंह के बारे में कुछ पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. Milkha Singh, also known as the Flying Sikh, is a former Indian track and field sprinter. So मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, इज़ अ फॉर्मर इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर. मतलब ये फॉर्मर इंडियन ट्रैक पे और फील्ड स्प्रिंटर, स्प्रिंट मतलब एक्सट्रीमली फास्ट भागने वाले. He represented India in the Commonwealth Games in 1958 and the Summer Olympic Games of 1956, 60 and 64. As a child, he used to run 10 kilometers to school and back, so running long distances came naturally to him. So इन्होंने इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट किया था. जब वो छोटे थे तब उनको स्कूल जो था उनका वो 10 किलोमीटर दूर था. तो उनको आना जाना जो था वो दौड़ते हुए जाते थे और दौड़ते हुए वापस आते थे. तो रनिंग came naturally to him. मतलब वो running was not a thing जिसके लिए उन्हें प्रैक्टिस करना पड़े. He always used to run. In his youth, he joined the army where he was introduced to running as a sport. तो जब वो यंग मतलब उनके यूथ में उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया, जहाँ पे उनको पता चला कि रनिंग एज अ स्पोर्ट मतलब यू इवन रन फॉर अ स्पोर्ट. रनिंग जो है एक स्पोर्ट भी है. Having found his calling on the track, Milkha Singh went on to win several accolades for India at various international events. जब उनको पता चल गया that this is what is his calling, मतलब यही वो चीज़ है जिसके लिए वो इस दुनिया में आए हैं और he wants to run and this is his passion, तब मिल्खा सिंह ने उस चीज़ पे फोकस किया. उन्होंने इंडिया के लिए, अपने देश के लिए काफ़ी सारे जो है मेडल्स और ट्रॉफीज, एक्लेट्स जीते उन्होंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में भी. ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज 4th प्लेस फिनिश इन द 400 मीटर्स फाइनल एट द 1960 ओलंपिक गेम्स. उनको सबसे ज़्यादा जो है याद किया जाता है, मतलब या ये कह लिया जाए कि उनकी जो है एक बहुत बड़ी जीत है ओलंपिक गेम्स में, जो कि 1960 के जो ओलंपिक गेम्स हैं उसमें इन्होंने 400 मीटर्स रेस में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ ये 4th पोजिशन पे आए थे. His 4th place time of 45.73 seconds. ये 4th प्लेस पे आए थे, लेकिन मतलब इन्होंने 400 मीटर की रेस 45 सेकेंड्स 73 मिली सेकेंड्स में जो है उन्होंने ख़त्म करी थी. इट बिकेम द इंडियन नेशनल रिकॉर्ड. ये इंडिया का रिकॉर्ड था उस वक्त का एंड वॉज हेल्ड फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स. और तब से लेके 40 ईयर्स तक कोई उनका ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया था. 45.73 सेकेंड्स. Okay, now we are going to start with our story. Three fortunate incidents that occurred in January 1953 when I was a new recruit in the army changed the course of my life. अब यहाँ पे हमारी ऑटोबायोग्राफी स्टार्ट हो रही है, जो एक बीच में से एक्सर्प्ट लिया गया है. 3 बहुत फॉर्चुनेट मतलब बहुत लकी, बहुत अच्छे इंसिडेंट्स हुए थे जनवरी 1953 में, जब मैंने आर्मी ज्वाइन किया था. व्हेन आई वॉज अ न्यू रिक्रूट. रिक्रूट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइन द आर्म फोर्सेस. तो अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड एनी पर्टिकुलर कंपनी और एनी पर्टिकुलर फर्म, उसको बोलते हैं रिक्रूट. तो ये जो थे ये आर्मी में नए रिक्रूट थे. चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ. और उस जनवरी 1953 जनवरी में इनके साथ जो 3 चीज़ें हुई उसकी वजह से इनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई. After the morning roll call, one Saturday there was an announcement that a 6-mile race was to be held the next day. So हमारा जो morning में roll call होता था
रोल कॉल क्या होता है? कॉलिंग आउट द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ रिक्रूट्स टू चेक हु इज देयर। रोल कॉल मतलब जैसे हमारी क्लास में रोल नंबर्स बनाते, रोल नंबर्स बुलाए जाते हैं ये देखने के लिए कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट हैं। तो वहीं पे एक दिन सैटरडे को मॉर्निंग में रोल कॉल हो रहा था और तब एक अनाउंसमेंट हुआ आफ्टर द रोल कॉल कि एक 6 माइल रेस होने वाली है अगले दिन। अगले दिन क्या होने वाली है? एक 6 माइल रेस होने वाली है। All 500 recruits would participate in this event. The top 10 would be exempted from fatigue duty and will be given a glass of milk every day during the training period. अब वहाँ पे अनाउंसमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? उन्होंने ये कहा कि जितने भी 500 लोगों ने आर्मी ज्वाइन किया है ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर 6 माइल की रेस में पार्टिसिपेट करेंगे और जो टॉप 10 होंगे उनको जो है ये जो फटीग ड्यूटी है, फटीग ड्यूटी क्या होती है? फटीग ड्यूटी मतलब duties such as cleaning and cooking carried out in fatigues, that is loose clothes instead of uniforms. तो जहाँ जब आर्मी में वही लोग खाना बनाते हैं वही लोग क्लीनिंग करते हैं, तो जब आप क्लीनिंग कर रहे हो या आप खाना बना रहे हो तो आप लूज कपड़े पहनते हो, फटीक कपड़े पहनते हो, उसको बोलते हैं फटीक ड्यूटी। बेसिकली क्लीनिंग एंड कुकिंग की जो ड्यूटी थी। तो यहाँ ये कहा गया जो टॉप 10 में आएंगे उनको ये फटीक ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, प्लस जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें रोज इनको 1 ग्लास दूध मिलेगा। The next morning we reported at the starting line wearing canvas shoes, vest and khaki shorts. Next morning जो थे हम लोग जो थे स्टार्टिंग लाइन में पहुंच गए और वहाँ पे जाके हमने क्या पहना हुआ था? कैनवस शूज़ पहने हुए थे, एक वेस्ट मतलब बनियान पहनी हुई थी और उसके साथ हमने खाकी शॉर्ट्स पहने हुए थे। The whistle blew and we set off. सीटी बजी और हम दौड़ पड़े। Filled with a sense of mission, I ran as fast as I could. मेरे अंदर एक मिशन था। सेंस ऑफ मिशन मतलब जैसे कि एक मेरे आगे एक जो है लक्ष्य और मुझे वो पाना है। सो यहाँ पे सेंस ऑफ मिशन का मतलब क्या है? अ फीलिंग दैट ही वॉज डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, जबकि इट वॉज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट उनके अंदर क्या फीलिंग थी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। तो उस सेंस ऑफ मिशन के साथ मैं फुल एनर्जी के साथ दौड़ पड़ा। द रिवॉर्ड ऑफ गेटिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क वॉज अ बिग ट्रीट फॉर मी। और उन्होंने जो कहा था कि ट्रेनिंग पीरियड में एवरी डे आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर आपको 1 ग्लास दूध मिलेगा, ये मेरे लिए एक बिग ट्रीट थी। बिग ट्रीट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज प्लेजेंट एंड एंजॉयबल, स्पेशली बिकॉज इट कम्स एज पार्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन। जैसे कि एक कोई बड़ा सा सेलिब्रेशन होता है तो जैसे केक्स आते हैं या कुछ खाने की चीज़ें आती हैं, सो इट्स लाइक अ बिग ट्रीट। तो सिमिलरली यहाँ मिल्खा सिंह के लिए 1 ग्लास दूध एक बड़ी ट्रीट था। क्यों? For me, as I had suffered great want and deprivation in my childhood, क्योंकि ये जब छोटे थे ये बहुत ज़्यादा गरीब थे, इनके पास 1 ग्लास दूध पीने के लिए पैसे नहीं थे। सो वो उन्होंने ग्रेट वॉन्ट, उनको दूध बहुत पसंद था, तो ही ऑलवेज वॉन्टेड इट एंड एट द सेम टाइम ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ इट, मतलब वो उन्हें कभी मिला नहीं था। आई टुक द लीड इन द फर्स्ट 2 and 3 miles. तो फर्स्ट 2 और 3 माइल्स पे मैं सबसे आगे था। I would rest a while if I felt tired and then run again when I saw others catching up. मैं थोड़ी देर रुक जाता था और मतलब मैं सबसे आगे हो जाता था, फिर मैं थोड़ा रुक जाता था, सांस लेता था थोड़ा, जैसे अगर मैं टायर्ड फील करता था, फिर मैं देखता था कि अच्छा अभी लोग आने लग गए वापस, मैं फिर भागना स्टार्ट करता था। Luck was with me that day and I finished 6th in the race. अब उस दिन जो था लक मतलब मेरी जो किस्मत थी वो मेरे साथ थी और मैं 6th पोजीशन पे आया। The names of the 10 recruits who qualified were announced before a large gathering of almost 300 people. और ये जो टॉप 10 आए थे इस रेस में उनका नाम अनाउंस किया गया ऑलमोस्ट 300 लोगों के सामने। Friends, even strangers, wildly applauded and thumped me on my back shouting शाबाश। तो मेरे फ्रेंड्स जो थे और ऐसे भी लोग जो स्ट्रेंजर्स थे जिन्हें मैं नहीं जानता था, उन सब ने आके मुझे मतलब मेरे लिए अपलॉड किया, मतलब तालियां बजाई। थम्प्ड मी ऑन द बैक मतलब मेरे को मेरी जो पीठ थपथपाई उन्होंने और क्या कहा? शाबाश। I was quite overwhelmed by the attention and appreciation I received that night. I was quite overwhelmed मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस आ गए थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मुझे इतना अटेंशन मिला, आज मुझे इतना अप्रिसिएशन मिला है। And this incident became the starting point of my career as an athlete. और ये इंसिडेंट जो था ये मेरे करियर का एज एन एथलीट ये मेरे करियर का स्टार्टिंग पॉइंट बना।
As part of our training, we had to run 6 miles every day. I eagerly looked forward to the end of the practice sessions when we would get the promised glass of milk. तो हमारी जो ट्रेनिंग होती थी, हमको हर दिन 6 miles दौड़ना होता था और मैं दौड़ता था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा वेट किसका होता था? एंड ऑफ द ट्रेनिंग का, क्योंकि उस वक्त हमें मिलता था 1 ग्लास दूध. Our instructor was हवलदार गुरुदेव सिंह, who had been with the army for about 15 years. हमारे इंस्ट्रक्टर कौन थे? हवलदार गुरुदेव सिंह थे, जो कि आर्मी में पिछले 15 साल से काम कर रहे थे. Although his task was to train new recruits, he was a good runner himself and he continued to participate in races. So वो जो थे, उनका मेन काम आर्मी में क्या था? जो नए रिक्रूट्स थे, मतलब जो नए नौजवान थे जिन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, उनको ट्रेनिंग देना. लेकिन वो अपने आप में बहुत अच्छे रनर थे और आज भी वो डिफरेंट रेसेस में पार्टिसिपेट करते थे. Gurudev was a taciturn, no-nonsense kind of a man. His tough exterior hid his softer, gentler side. So he was a taciturn. Taciturn का मतलब क्या होता है? Reserved, someone who doesn't speak much. Taciturn मतलब जो लोग अपने काम से काम रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं होते, जो हर किसी की चीज़ों में नहीं पड़ते. तो वो जो थे, he was a taciturn काइंड ऑफ अ मैन. नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ मैन मतलब किसी भी आप उल्टी पुल्टी बात नहीं कर सकते उनसे. सीरियस एंड डायरेक्ट मतलब सीरियस बातें करेंगे, टू द पॉइंट की बातें करेंगे. हिज टफ एक्सटीरियर हिड सॉफ्टर जेंटलर साइड. मतलब कुछ लोग होते हैं जो नारियल की तरह होते हैं, बाहर से बहुत सख्त, अंदर से जो होते हैं बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं. सो ही अपियर टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्श, ऑल्दो ही वॉज नॉट रियली लाइक दैट. वो उतने ज़्यादा हार्श थे नहीं. He would run with us during training sessions, prodding us with a danda, shouting, "Run, boys, run, run for our regiment." So वो जो थे, he would run with us during training sessions. तो जब वो हमें ट्रेन करते थे, तो वो हमारे साथ दौड़ते थे. Prodding us with a danda. प्लॉडिंग का मतलब क्या होता है? जेंटली अर्जिंग देम टू रन फास्टर. मतलब डंडा दिखा दिखा के बोलते थे, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो, तुम हमारे रेजिमेंट के लिए दौड़ रहे हो. रन फॉर आवर रेजिमेंट. रेजिमेंट का मतलब क्या होता है? अ यूनिट ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी मेड अप फॉर सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स. तो आर्मी जो होती है, इंडियन आर्मी की जब हम बात करते हैं, तो इसमें छोटे छोटे रेजिमेंट्स होते हैं. तो जैसे अगर आप इंडियन आर्मी की बात करो, तो सब लोग बताते हैं मैं इस रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ. मैं जैसे हमारे स्कूल में डिफरेंट क्लासेस होती हैं, उसी तरीके से इंडियन आर्मी में डिफरेंट रेजिमेंट होते हैं. तो उन्होंने बोला, और सबको ये रहता है कि हमारे रेजिमेंट का नाम जो है रोशन होना चाहिए. तो वो बोल रहे थे कि रन फॉर आवर रेजिमेंट. I strongly believe that he was instrumental in motivating me to strive to become a world class athlete. और मैं ये बिलीव करता हूँ that he was instrumental. It's a beautiful word. Instrumental का मतलब होता है playing an important part in getting something done or achieving something. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बिलीव कि आपकी सक्सेस के पीछे आपकी मदर का हाथ है, तो आप बोल सकते हो माई मदर हैज़ प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल और शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल. इंस्ट्रूमेंटल मतलब जिसने आपके पीछे बहुत मेहनत की है, आपके सक्सेस के पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ है. तो मैं स्ट्रांगली ये बिलीव करता हूँ कि जो गुरुदेव जी थे, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मोटिवेटिंग मी टू स्ट्राइव टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एथलीट. उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया ताकि मैं वर्ल्ड क्लास एथलीट बन सकूं. Even today when I think of his डंडा, I bow my head in respect. आज भी जब मुझे उनका डंडा याद आता है, तो मेरा उनकी रिस्पेक्ट में मेरा सर झुक जाता है. 6 weeks into our training, the center held a cross country race. So हमारी 6 weeks की ट्रेनिंग हुई और उसके बाद फाइनली जो सेंटर ने एक क्रॉस कंट्री रेस रखा. What is क्रॉस कंट्री? यहीं पे क्रॉस कंट्री का मतलब है अक्रॉस फील्ड्स और ओपन कंट्री एंड नॉट ऑन रोड्स और ऑन अ ट्रैक. सो क्रॉस कंट्री का मतलब होता है फील्ड्स में होता है, मतलब गांव में जैसे खेत होते हैं उस पे है, लेकिन एक प्रॉपर ट्रैक पे नहीं है. इन दिस इवेंट गुरुदेव केम फर्स्ट एंड आई केम सेकेंड. इसमें जो गुरुदेव थे, जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, वो फर्स्ट आए और मैं सेकेंड आया. अगेन आई बिकेम द साइनोश्योर ऑफ ऑल आइज. सॉरी, सिनोश्योर ऑफ ऑल आइज. सिनोश्योर का मतलब क्या होता है? लाइक यू नो द टॉक ऑफ द टाउन, या फिर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. मैं पूरे सब लोगों को, सब मुझे ही बात कर रहे थे, सब मुझे ही देख रहे थे. आई वॉज 20 और 21 एट दैट टाइम. मैं उस वक्त 20-21 साल का था, बट लुक्ड मच यंगर. लेकिन मैं काफ़ी छोटा दिखता था. I was asked to take part in the brigade meet in Hyderabad, where I was asked to run in the 400-meter event. अब मुझसे कहा गया कि हैदराबाद में एक ब्रिगेड मीट है, उसमें 400 माइल की रेस होती है. 400 मीटर, सॉरी नॉट माइल्स, 400 मीटर का इवेंट होता है.
उसमें जाके रन करो। आई वॉज ग्रेटली सरप्राइज बिकॉज आई डिड नॉट इवन नो वॉट 400 मीटर्स मेंट। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि मुझे 6 माइल्स रन करने की आदत थी और इन्होंने मुझसे कहा 400 मीटर्स रन करना है। आई हैड ऑलवेज रन 6 माइल्स बट इट वॉज ड्यूरिंग द ब्रिगेड मीट दैट द सेकेंड इंसिडेंट अकर्ड विच मेड मी इवन मोर डिटरमाइंड टू बिकम अ गुड एथलीट। लेकिन ब्रिगेड मीट में कुछ ऐसा हुआ, एक सेकेंड इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जिसने मुझे और मोटिवेट किया टू बिकम अ गुड एथलीट। इन द फर्स्ट प्रैक्टिस रन इन हैदराबाद, अब हैदराबाद में जो फर्स्ट प्रैक्टिस रन था, आई टुक ऑफ माई कैनवस शूज एंड रैन बेयरफुट। मैंने अपने कैनवस शूज निकाल दिए और मैं नंगे पैर दौड़ा। गुरुदेव क्लैप्ड हिज हैंड्स फॉर मी टू स्टार्ट, उन्होंने एकदम क्लैप किया था, हाँ चलो स्टार्ट करो। आई डिड एंड क्लॉक्ड 63 सेकेंड्स। और मैंने क्या देखा, प्रैक्टिस सेशन चल रहा था और मैंने देखा कि मुझे टोटल कितना टाइम लग रहा है 400 मीटर दौड़ने में, 63 सेकेंड्स। आई वॉज ईगर टू रन 4 more राउंड्स, और मुझे लगा नहीं मैं 4 more राउंड्स और दौड़ता हूँ। आफ्टर ऑल दैट वॉज वॉट आई वॉज यूज टू रनिंग 6 माइल्स एवरी डे। अब मेरे लिए तो ये रेस चालू होने से पहले ही खत्म हो गई क्योंकि मुझे तो 6 माइल्स दौड़ने की आदत थी। So, running a quarter mile seemed far too easy। तो ये तो क्या था, मैं 6 माइल्स दौड़ता था और ये 3/4 माइल थी, मतलब एक फुल माइल भी नहीं था ये। I continued to practice for many days to improve my time and soon I was running 400 meters in less than a minute। तो मैंने काफ़ी दिन तक प्रैक्टिस करी और अपना टाइम जो था, रनिंग टाइम जो है वो बेटर करने के लिए, और सून जो है मैं 400 माइल्स को अंडर 60 मतलब 1 मिनट के अंदर कर पा रहा था। तो सबसे पहले इन्हें कितना टाइम लगा था, 63 सेकेंड्स, अब वो 1 मिनट के अंदर मतलब 60 सेकेंड से लेस टाइम में कर पा रहे थे। The day of the meet dawned bright and clear। अब जिस दिन ब्रिगेड मीट थी वो दिन मतलब it was clear and it like the morning happened। As I made my way to the stadium, I noticed some men who were surrounded by senior officers and their families। तो जब मैं स्टेडियम की तरफ जा रहा था मैंने देखा कुछ लोग थे जिनको, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे और उनकी जो फैमिलीज थी, उन्होंने सराउंड करके रखा था, घेर के रखा था। The men wore vests with India written on them in bold letters। उन्होंने जो वेस्ट पहना था, उनकी जो टी शर्ट थी उसमें बोल्ड लेटर्स में इंडिया लिखा हुआ था। They seem to have an air of power and prestige about them। ऐसा लग रहा था उनके पास से जो है ना एक पावर और इज्जत, रिस्पेक्ट की जो है एयर आ रही है। इसका मतलब क्या होता है, that they seemed very important and much respected and admired by others। ऐसा लग रहा था उनको देख के वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं। I was very curious to know who they were। अब मेरा बड़ा मन किया जानने का, देखने के लिए कि वो हैं कौन। I was told later that they were athletes who had represented India in international sporting events। बाद में मुझे बताया गया कि वो एथलीट्स थे जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल इवेंट्स में represent किया है। That was my eureka moment। और वो मेरा यूरेका मोमेंट था। यूरेका मोमेंट का मतलब क्या होता है, the time when he realized that what he wanted to become in life। जब आपको आपकी कॉलिंग पता चल जाती है। The word eureka comes from Greek and it means I have found it। Like eureka इसका मतलब I have found it and eureka moment मतलब like you have achieved something। The use of the word refers to the exclamation by Archimedes who after a long period of study discovered a method to detect the purity of gold in the crown of the king। So ये जो यूरेका वर्ड था ये बेसिकली ग्रीक स्टोरी में एक आर्किमिड्स था जिन्होंने जो किंग के क्राउन में जो गोल्ड होता है उसकी प्योरिटी को पता लगाने का मेथड ढूंढ लिया था। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हार्ड वर्क जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने क्या कहा, यूरेका। सो यूरेका वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया, दैट वॉज माई यूरेका मोमेंट। आई मेड अ solemn promise to myself that I would not rest until I earned a place in that world too, the world of Indian athletes who had the privilege of representing their country। मैंने उस वक्त एक solemn मतलब साइलेंट प्रॉमिस किया खुद से कि मैं तब तक अब हार नहीं मानूंगा, रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मैं इस दुनिया का एक हिस्सा नहीं बन जाता। वो दुनिया जो इंडियन एथलीट्स की है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आई वॉन्टेड टू वेयर ब्लेजर्स एंड वेस्ट विद द नेम ऑफ माई कंट्री रिटन ऑन देम। अब मैं क्या चाहता था, मेरा भी मन किया कि मुझे ब्लेजर पहनना है जिसमें मेरा नाम लिखा जाए, इंडिया का नाम लिखा जाए। आई रिसॉल्व दैट आई वुड मेक माई कंट्री प्राउड ऑफ मी। और मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ भी करना है, अब मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी कंट्री को अपने ऊपर प्राउड फील नहीं कराऊँ।
I was very nervous when we reported at the starting line before the race. अब यहाँ क्या है, I was very nervous when we reported at the starting line, मतलब जब ब्रिगेड मीट थी तो जो स्टार्टिंग लाइन के पहले मैं काफ़ी नर्वस हो रहा था. This was the first time that I was competing in such an event and that too before the thousands of spectators. अब ये वो पहला टाइम था जब मैं इतने सारे लोगों के बीच में compete कर रहा था और thousands of spectators थे, मतलब हज़ारों में लोग देखने आए थे. I had little idea about the procedure and technicalities for such events. In fact, मुझे तो 400 मीटर जो रेस होती है इनके जो प्रोसीजर होते हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी नहीं पता. इसका मतलब जो रूल्स होते हैं, जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपको करना पड़ता है, मुझे कुछ नहीं पता था. I came fourth in the race और मैं रेस में 4th पोजीशन पे आया. I was disappointed but not disheartened. मुझे बुरा लगा लेकिन मेरा दिल छोटा नहीं हुआ. I had raced with star athletes. मैंने स्टार एथलीट्स के साथ रेस किया था. The national champion सोहन सिंह of the 6th regiment and प्रीतम सिंह who had represented India in events abroad. तो उसको इसलिए बुरा नहीं लगा because he had participated with world renowned athletes. When I returned from Hyderabad, it was back to work as usual. Parades, other military duties and examinations consume my time. अब जब मैं वापस हैदराबाद से आया तो क्या हुआ, वापस जैसे पहले था वैसे ही चालू हो गया. परेड्स होते थे, मिलिट्री ड्यूटीज़ होती थी, एग्जामिनेशंस होते थे, सब में मेरा टाइम चला जाता था. बट माई डिज़ायर टू सक्सीड एज एन एथलीट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर. लेकिन जो मेरी डिज़ायर थी कि नहीं मुझे एक स्ट्रॉन्ग एथलीट बनना है, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई. Choose the words, as strong as ever. So this is more. Okay. After a day of hard work, I would carry my dinner back to the barracks and hide the plate of food under my bed. क्या होता था? Now what I did was, मैंने क्या किया, जब पूरा मेरा दिन ख़त्म हो जाता था तो मैं क्या करता था, अपना डिनर जो था वापस बैरक्स में लेके जाता था. बैरक्स मतलब होता है जहाँ पे सोल्जर्स रहा करते थे, और मैं अपना जो खाना होता था उसको बेड के नीचे रख देता था, छुपा देता था वहाँ पे. While my colleagues relaxed in the evenings, तो मेरे जो कोलीग्स होते थे वो शाम को आराम किया करते थे. I would be at the ground practicing. मैं ग्राउंड चला जाता था और वहाँ पे रन प्रैक्टिस करता था. I still did not know the techniques needed to run a 400 meter race. मुझे अभी भी नहीं पता था कि क्या टेक्निक होती है, क्या स्ट्रैटेजी होती है एक 400 मीटर रेस को रन करने के लिए. बट आई फॉलोड अ रूल ऑफ थंब. लेकिन मैंने क्या फॉलो किया, अ रूल ऑफ थंब. अ रूल ऑफ थंब का मतलब अ प्रैक्टिकल वे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, दो इट मे नॉट बी टेक्निकली करेक्ट. रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, उन्होंने अपने हिसाब से एक रूल बनाया, एक टेक्निक बनाई जो कि प्रैक्टिकल था, एक्सपीरियंस से उन्होंने बनाया, लेकिन ऐसी कोई टेक्निक होती नहीं थी. I would run one round at the highest speed possible, rest for a while and then run another one. तो मैंने क्या थम था मेरा कि मैं जो हूँ, जो मुझे 2 राउंड्स लगाने हैं, तो पहला राउंड मैं फुल स्पीड में लगाऊंगा जितनी मुझ में ताकत है, फिर मैं रेस्ट करूंगा थोड़ा सा और फिर वापस मैं दौड़ूंगा. I would complete 5 or 6 rounds and then return to my room to take a bath and have dinner. तो मैं ऐसे 5-6 राउंड्स दौड़ता था, फिर मैं अपने रूम में वापस आता था, नहाता था, खाता था और सो जाता था. This was my routine for many months. अब मैंने काफ़ी महीनों तक यही किया. A secret activity that no one was aware of. और ये एक सीक्रेट एक्टिविटी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था. One night I was doing my regular practice rounds when Brigadier SP वोहरा spotted me. एक रात को मैं अपना नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहा था ग्राउंड में, तभी जो ब्रिगेडियर SP वोहरा हैं उन्होंने मुझे देखा. He was on his after dinner walk. वो अपनी पोस्ट डिनर वॉक के लिए गए हुए थे. Why are you on the grounds at this hour? He asked sharply. उन्होंने मुझसे बहुत ही मजबूती से पूछा कि तुम इस वक्त ग्राउंड में क्या कर रहे हो. सर, आई सेड क्लिकिंग माई हील्स एंड स्नैपिंग टू अटेंशन. उसने बोला सर, अब क्लिकिंग माई हील्स मतलब कि मतलब मैं क्या करने हूँ. सो आई टू डू अ स्मार्ट सैल्यूट दो. सो ठीक है, आई डिड अ स्मार्ट सैल्यूट. मैंने कोशिश करी कि एक स्मार्ट सैल्यूट दूँ मैं उनको. दो आई वॉज ब्रीदिंग हार्ड एंड ड्रिपिंग स्वेट फ्रॉम एवरी पोर. जबकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं हैवी ब्रीथ कर रहा था, मैं पैंट कर रहा, मतलब मैं हाँफ रहा था और मेरे शरीर के एक एक पार्ट से पसीना टपक रहा था. सर, आई पैंटेड मतलब मैं हाँफ रहा था. आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द 400 मीटर रेस. उसने क्या कहा, मैं 400 मीटर रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ. प्रैक्टिसिंग,
Why are you practicing at this hour? He asked, sounding a little astonished. तो बड़े कंफ्यूज होते हुए, सरप्राइज होते हुए उन्होंने पूछा, प्रैक्टिस कर रहे हो इस टाइम पे क्यों? Because I don't have time to practice during the day, sir. I replied quietly. तो मैंने धीरे से बोला, सर इसलिए क्योंकि मेरे पास दिन में प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. He stared at me, then nodded and walked away briskly. उन्होंने मेरी तरफ देखा, नॉड किया और चले गए वो वहाँ से. I felt quite relieved that I had been let off easily. तो मैंने सोचा thank God, छोड़ दिया इन्होंने मुझे. This meeting led to a series of actions that I had never anticipated. The next day, the commander of my company told me that I did not have to do fatigue duty anymore. अब ये एक छोटी सी मीटिंग जो थी ब्रिगेडियर एसपी वोहरा से, उसने फिर मेरी लाइफ चेंज कर दी. ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने कभी सोची नहीं थी, एंटिसिपेट नहीं की थी, मतलब कभी उम्मीद नहीं की थी. नेक्स्ट डे जो कमांडर थे मेरे, वो आए, उन्होंने बोला आपसे तुम्हें फटीक ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है. दिस गेव मी मोर टाइम टू प्रैक्टिस. मुझे ज़्यादा टाइम मिला प्रैक्टिस का. आई वॉज गिवन बेटर फैसिलिटीज़, a nutritious diet and special attention was paid to my grooming. तो अब जो है मुझे better facilities मिली, मुझे अच्छा डाइट मिलता था, मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलता था और मेरी ग्रूमिंग हुई, मतलब मुझे सिखाया गया किस तरीके से दौड़ना है, किस तरीके से टेक्निक्स होती हैं. This incident opened up a new whole world for me, one that offered innumerable opportunities. और इस एक इंसिडेंट ने मेरे लिए एक नई दुनिया का एक दरवाज़ा खोल दिया था और मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली इसके बाद. An extract from The Race of My Life by Milkha Singh with Sonia Sanvalkar. So this was the chapter जहाँ पे हमें पता चलता है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. You can literally achieve anything. दो ही चीज़ें चाहिए, डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस. मतलब डिटर्मिनेशन कि मैं को ये काम करना ही है, परसिवरेंस मतलब गिव अप नहीं करना है. सो दिस इज हाउ मिल्खा सिंह डिड इट. नाउ हाउ डिड यू लाइक द स्टोरी? It was fun, right? It was nice, it was motivating, encouraging. I really loved it. I hope आपको बहुत अच्छी लगी होगी. So here we are done with the explanation. Now we are going to start with the question answers. So यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, choose the correct answers to complete these sentences. So इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए you have to choose the correct answer. आपके पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. On finishing 6th, Milkha Singh was overwhelmed with joy. जब फर्स्ट रेस हुआ था 6 माइल्स वाला, उसमें जब वो 6th पोजीशन में आए थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे बाय द प्रॉमिस ऑफ अ स्पोर्टिंग करियर, क्योंकि उन्हें लगा बस अब मेरा करियर बन जाएगा. ऑल द चीयरिंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स अराइव, क्योंकि सारे फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स उनके लिए उन्हें चीयर कर रहे थे. या द हैप्पीनेस दैट ही वाज ब्रिंगिंग हिज फैमिली, या वो अपनी फैमिली के लिए खुश थे. नहीं, द आंसर इज कि जो उनके फ्रेंड्स थे, जो स्ट्रेंजर्स थे, सब उन्हें शाबाश कह रहे थे, सब उनके लिए अपलॉड कर रहे थे. उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे. नेक्स्ट है, मिल्खा सिंह वॉज सरप्राइज दैट ही वॉज चूजन टू रन द 400 मीटर इवेंट बिकॉज. मिल्खा सिंह को बड़ा सरप्राइज फील हुआ था कि इन्हें 400 मीटर की रेस के लिए क्यों बोला गया है. बिकॉज ही हैड नेवर बिफोर रन अ 400 मीटर रेस. दैट्स द आंसर. ओके, क्योंकि उसने उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी या क्रॉस कंट्री रेस था, ऐसा कुछ नहीं था. बिकॉज इट वॉज लाइक ही हैड नेवर बिफोर रन अ 400 मीटर रेस. नेक्स्ट है, द यूरेका मोमेंट हेल्प्ड हिम. जो उनका यूरेका मोमेंट था, जब उन्हें समझ में आ गया था येस आई वांट टू बी एन एथलीट, हिम डिसाइड दैट ही वांटेड टू रन फॉर इंडिया एंड मेक हिज कंट्री प्राउड. यही आंसर है. प्लान बेटर फॉर द ओलंपिक्स या डिसाइड फॉर द स्पोर्ट्स अकेडमी नहीं है. बिकॉज ही वांटेड टू play for India. He wanted to run for India and make the country proud. Milkha Singh was not disheartened that he came 4th in the 400 meter event. मिल्खा सिंह ने अपना दिल छोटा नहीं किया कि वो 400 मीटर वाले में जो रेस हुई थी उसमें 4th प्लेस पे आए थे. ऐसा क्यों? बिकॉज ही वॉज कम्पीटिंग विद द बेस्ट ऑफ द एथलीट्स. तो हम क्या लिखेंगे? ही हैड रन द रेस विद इंडियाज बेस्ट एथलीट्स. ठीक है. नेक्स्ट है, मिल्खा सिंह प्रैक्टिस्ड इवन एट नाइट. क्यों? उन्होंने रात में भी क्यों प्रैक्टिस किया? ही वॉज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डे. ही वॉन्टेड टू बी अ चैंपियन इन द 400 मीटर रेस और ही वॉज फोर्स्ड टू डू सो बाय हिज रेजिमेंट लीडर. नो, उनको चैंपियन बनना था. ही वॉन्टेड टू बी अ चैंपियन इन अ 400 मीटर रेस. अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, व्हाट वाज द बिग ट्रीट दैट मिल्खा सिंह लुक्ड फॉरवर्ड टू, व्हाई डज ही कॉल इट अ बिग ट्रीट. सो मिल्खा सिंह जब ये 6 माइल्स की रेस में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, उनको एक बिग ट्रीट मिलती थी. क्या थी वो बिग ट्रीट?
ट्रेनिंग के बाद ही यूज्ड टू गेट अ ग्लास ऑफ मिल्क। और ये उसको बिग ट्रीट क्यों कहते थे? बिकॉज व्हेन ही वाज यंग ही लव्ड मिल्क, लेकिन ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ इट। उन्हें कभी दूध पीने को नहीं मिलता था क्योंकि इट वाज एक्सपेंसिव एंड ही कुड नॉट अफोर्ड इट। सो द बिग ट्रीट दैट मिल्खा सिंह लुक्ड फॉरवर्ड टू वाज गेटिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के टाइम पे रोज जो उन्हें ग्लास ऑफ मिल्क मिलता था, he used to look forward to it. He called it a big treat because he belonged to a poor family and did not get the opportunity in his childhood to drink milk. So उन्होंने इसको big treat क्यों बोला? Because वो एक बहुत ही poor family से belong करते थे और उनको ये कभी opportunity नहीं मिली अपने childhood में कि वो दूध पी पाएं। Luck was with me that day. Do you think it was merely luck that helped Milkha Singh that day? Why or why not? Luck was with me that day. तो आपको क्या लगता है जब उन्होंने कहा कि अरे मैं तो बहुत लकी रहा, मेरी जो है 6th place आ गई थी? No, it was not only luck. It was his hard work as well. No, it was not merely luck. He gave his best shot and tried hard to run very fast. उन्होंने अपना बेस्ट प्रदर्शन दिया और उन्होंने बहुत कोशिश की बहुत ज़्यादा फास्ट भागने की। एंड देन रेस्टेड इन सच अ वे दैट ही वॉज इन द लीड। और जब वो रेस्ट भी करते थे तो तब करते थे जब वो सबसे आगे रहते थे। इट वॉज हिज एफर्ट्स दैट हेल्प्ड हिम दैट डे। इनकी एफर्ट्स थे, इनके सारे एफर्ट्स थे जिसकी वजह से उस दिन वो ये काम कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज गुरुदेव? Why was Milkha Singh so grateful to him? गुरुदेव कौन थे और मिल्खा सिंह जो थे वो उनके लिए इतने ज़्यादा ग्रेटफुल, आभार क्यों उन्होंने अपना शो किया है? Gurudev was a हवलदार and also the instructor of Milkha Singh. गुरुदेव कौन थे? वो एक हवलदार थे प्लस वो एक इंस्ट्रक्टर थे मिल्खा सिंह के लिए। Milkha was grateful to him because he believes that it was Gurudev's training method that helped him become a world-class athlete. So Milkha Singh इतना ज़्यादा grateful उनके लिए इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये गुरुदेव की ट्रेनिंग थी जिसकी वजह से वो एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so running a quarter mile was far too easy. Why did the speaker find it so easy to run a quarter mile? Why then did he continue to train hard? What did this practice help him to achieve? अब पहला क्वेश्चन है कि जो मिल्खा सिंह थे उनको ऐसा लगता था यार 400 मीटर ये तो बहुत ही ईजी है, तो ये 400 मीटर रन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी क्यों था, ये पहला क्वेश्चन है। और बाद में भी लेकिन जब इतना इजी था तो उन्होंने इतना हार्ड ट्रेनिंग करी क्यों और इससे क्या हुआ, क्या मिला इस प्रैक्टिस से? So the speaker was used to running 6 miles every day, which is why running a quarter mile was easy for him. जो मिल्खा सिंह थे, जो हमारे स्पीकर हैं, जो ये सेंटेंस कह रहे हैं, उन्हें आदत थी 6 माइल्स रन करने की, तो ये क्वार्टर माइल रन करना वॉज वेरी ईजी फॉर हिम। He continued to train hard because he wanted to be better and improve his time. तो उनको वो और क्यों रन कर रहे थे, प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको अपना टाइमिंग इम्प्रूव करना था। जो वो 60 सेकेंड्स में कर पा रहे थे वो बाद में वो 43 सेकेंड्स 46 सेकेंड्स में कर पा रहे थे, तो उनको अपना टाइम इम्प्रूव करना था। दिस प्रैक्टिस हेल्प्ड हिम इम्प्रूव हिज रनिंग टाइम अंटिल ही वाज रनिंग 400 मीटर्स इन लेस देन अ मिनट। तो इस ट्रेनिंग से क्या हुआ, उनका जो ये रनिंग टाइम था, स्टेमिना उनका बढ़ा, रनिंग टाइम बेटर हो गया। और कब तक उन्होंने किया? जब तक वो 1 मिनट से कम में 400 मीटर रन कर लेते थे। Next question है, they had an air of power and prestige about them. Who was the speaker talking about? Why did these people have an air of power and prestige about them? So यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? यहाँ पे बात हो रही थी उन एथलीट्स की जिन्होंने इंडिया के लिए खेला था, इंडिया को इंटरनेशनल इवेंट्स में रिप्रेजेंट किया था। एंड यहाँ पे उनके पास से एक एयर ऑफ पावर और प्रेस्टीज इसीलिए आ रहा था बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे, काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड थे, प्लस वो इंडिया के लिए खेलते थे। नाउ दैट इज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट द एथलीट्स whom he saw during the brigade meet. सबसे पहले हम बताएंगे कौन से एथलीट्स की बात कर रहे हैं, उनकी जिनको इन्होंने ब्रिगेड मीट में देखा था। These athletes represented India in international sporting events. अब ये जो एथलीट्स थे इन्होंने इंडिया को जो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स थे उसमें रिप्रेजेंट किया था।
They had an air of power and prestige about them because they were the best athletes in the country. क्योंकि वो पूरी कंट्री में बेस्ट एथलीट्स थे एंड वो द ब्लेजर्स एंड वेस्ट विद द नेम ऑफ आवर कंट्री. और वो जो ब्लेजर्स पहनते थे, वेस्ट पहनते थे, उसमें हमारी कंट्री का नाम होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रूल ऑफ थंब डिड मिल्खा सिंह फॉलो इन practicing for the 400 meter race? Why did he call it a rule of thumb? अब यहाँ क्वेश्चन है व्हाट रूल ऑफ थंब. तो उनका रूल ऑफ थंब क्या था? उनका रूल ऑफ थंब ये था कि जो फर्स्ट राउंड है उसको अपनी फुल स्पीड में दौड़ो, फिर रेस्ट लो, क्योंकि मतलब थोड़ा सा रेस्ट लो, और फिर सेकेंड राउंड दौड़ो. अब ये रूल ऑफ थंब इसलिए था क्योंकि ये ऐसा कोई एक मतलब ये उनके लिए उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने एक प्रैक्टिकल रूल निकाला था. अदरवाइज ये कोई मतलब बुक्स में रूल नहीं लिखा हुआ था ऐसा. So Milkha Singh's rule of thumb was to run one round at the highest speed possible, then rest and then run another. He called it a rule of thumb because it was a general idea that he was using to practice instead of any specific techniques. उन्हें specific techniques आती नहीं थी, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक जनरल आइडिया निकाला कि किस तरीके से वो अपने टाइमिंग को बेटर कर सकते हैं. ओके. How did Milkha Singh's meeting with Brigadier S.P. Vora changed his life? What, in your opinion, could have made Brigadier S.P. Vora take those decisions to help Milkha Singh? अब यहाँ क्वेश्चन है, जब वो मिल्खा सिंह जो थे एसपी वोरा से मिले, ब्रिगेडियर एसपी वोरा से, तो उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई क्योंकि उनको अब बेटर फैसिलिटीज़ मिलने लग गई, न्यूट्रिशनल डाइट मिलने लग गया, उनकी ग्रूमिंग होने लग गई. उनके लिए एक पूरे नए दुनिया का एक तरीके से अपॉर्चुनिटी जो होता है वो सब खुल गया था. तो ये क्यों हुआ? ब्रिगेडियर एसपी वोरा जो थे उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि वो मिल्खा सिंह का डिटर्मिनेशन देख के बहुत इम्प्रेस हुए थे. उनको लगा जो इंसान दिन भर इतना काम करने के बाद वापस इतना ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन की कोई कमी नहीं है. एंड दैट इज़ वाई ही टुक दिस डिसीजन. तो यही हम लिखेंगे, ब्रिगेडियर एसपी वोरा डिसीजंस SP Vora's decisions gave Milkha Singh more time to practice, better facilities, nutritious diet and special attention for his grooming. और उनकी grooming पे special attention दिया गया. These innumerable opportunities, ये जो उनको इतनी ज़्यादा opportunities मिली, allowed him to fulfill his dream of running for India. उसकी वजह से उनका वो dream पूरा हो पाया जहाँ पे वो इंडिया के लिए रन कर पाए. I think the brigadier took these decisions because he was impressed by Milkha Singh's dedication. तो मेरे हिसाब से ब्रिगेडियर ने ये डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि वो मिल्खा सिंह के डेडिकेशन को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे. ओके, बहुत सिंपल आंसर्स है इस चैप्टर के. अब है, दिस इज अ नॉन फिक्शन टेक्स्ट अबाउट मिल्खा सिंग्स लाइफ. इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी. मैं आपको बता चुकी हूँ ऑटोबायोग्राफी क्या होती है. जब हम अपनी लाइफ की कहानी को खुद लिखते हैं, सच्ची कहानी, ये नहीं मन से, फैंटेसी नहीं होता, नॉन फिक्शन होता, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. ऑटोबायोग्राफी इज अ राइटर्स अकाउंट ऑफ दैट ओन. इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन. ऑटोबायोग्राफी हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है क्योंकि मैं खुद के बारे में लिख रही हूँ, तो मैं यू तो लिखूंगी नहीं, आई लिखूंगी. एंड इट टेल्स अस अबाउट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन अ राइटर्स लाइफ. और मेरी लाइफ में अगर जैसे मान लो मैं लिख रही हूँ, तो मेरी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उसके बारे में बताया जाता है, हम कैरेक्टर और पर्सनालिटी के बारे में बताया जाता है, उन लोगों के बारे में बताया जाता है जिसकी वजह से राइटर की लाइफ में गहरा इम्पैक्ट आया, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ. तो क्वेश्चन आपके पास क्या है? Identify the elements of an autobiography present in this extract from the description given to you. अब तुम्हें पता है ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है. इस बुक में भी फर्स्ट पर्सन में है. दूसरी चीज़, उन लोगों के बारे में बात की गई है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया. ये भी बात करी गई है कि इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे. तो बेसिकली ये प्रॉपर ऑटोबायोग्राफी है. तो हम यहाँ पे यही आंसर लिखेंगे. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी आर प्रेजेंट इन दिस टेक्स्ट. इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन, रिवील्स इंपॉर्टेंट events of a writer's life and also tells about the people who had made an impact on him. Clear? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. From the text we know that various people made a positive impact in the early stages of Milkha Singh's career. Would you agree that Milkha Singh has done the right thing by talking about them in the book about his life? अब ये हमें पता है जैसे कि मिल्खा सिंह जब बड़े हो रहे थे मतलब जब मिल्खा सिंह अपनी जर्नी को स्टार्ट करे थे, तो हम चाहे गुरुदेव जी की बात करें या ब्रिगेडियर एसपी वोरा की बात करें, तो इनकी वजह से उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया था. यस और नो? ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे. उनको
द मिल्खा सिंह बनाने में। तो क्या उनको इनके बारे में अपनी बुक में लिखना चाहिए था? ऑफ कोर्स लिखना चाहिए था, बिकॉज आपके लिए किसी ने भी कभी कुछ किया है उसको ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। I agree that Milkha Singh had done the right thing by talking about the people who made a positive impact on his life, as it is important to show gratitude to everyone who made us what we are today. हमें बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि आप कितने भी हाई पोस्ट पे चले जाओ, यू शुड नेवर फॉरगेट योर ग्राउंड। जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया था व्हेन यू वर स्टेपिंग ऑन दैट लेडर टू सक्सेस। सो इसीलिए ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीपल हु चेंज हिज लाइफ शुड बी गिवन रिस्पेक्ट एंड नेम। तो जिन लोगों ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया, उनको एक द मिल्खा सिंह बना दिया, उनको नेम और फेम मिलना चाहिए ही चाहिए। ओके, सो दैट्स इट, all the question answers are done. अब हम देख रहे हैं थर्ड यूनिट। The name of the chapter is The Starting Point. It's an autobiography of Milkha Singh, of course written by Milkha Singh. तो हम इसका explanation और question answers देख चुके हैं। अब हमें देखना है grammar part. Now the first question that we have is based on adverbs. अब adverbs क्या होते हैं? एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपके एडजेक्टिव को या वर्ब को या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। बेसिकली इफ आई से आई एम वॉकिंग, लेट्स से इफ आई से आई एम वॉकिंग, नाउ हियर व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ? मैं वॉक कर रही हूँ। नाउ दिस इज योर वर्ब, यस। लेकिन इफ आई से इफ आई एम वॉकिंग फास्ट, नाउ यहाँ पे ये जो वर्ड है फास्ट, ये बता रहा है कि मैं किस तरीके से वॉक कर रही हूँ। यस, ये बता रहा है मैं किस तरीके से वॉक कर रही हूँ। तो बेसिकली ये मुझे बता रहा है द मैनर इन विच आई एम डूइंग समथिंग। सिमिलरली इफ आई से आई सडनली फेल इनटू द वाटर, ओके। नाउ दिस वर्ड क्या हुआ यहाँ पे? तुम गिर गए पानी में, ओके, दैट्स योर वर्ब। लेकिन दिस वर्ड सडनली ये बता रहा है व्हेन डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, मतलब कैसे हुआ, अचानक से हो गया। नाउ इफ आई से आई लेफ्ट माई शूज आउटसाइड, आई लेफ्ट माई शूज आउटसाइड। नाउ व्हाट, काम क्या किया है मैंने? छोड़ने का काम किया है। Where did I leave my shoes? Outside. So now this answers where did I leave my shoes? ठीक है। Similarly अगर मैं आपको ये बोलूं that I love ice cream, I love ice cream very much. अब यहाँ पे क्वेश्चन है आइसक्रीम मुझे पसंद है, चलो बहुत अच्छी बात है, आई लव आइसक्रीम, लेकिन हाउ मच, कितना? वेरी मच। नाउ दैट टॉक्स अबाउट द डिग्री। एंड सिमिलरली व्हेन आई से आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, ओके, आई विल मीट यू टुमारो में ओके मैं क्या करने वाली हूँ? आई एम गोइंग टू मीट यू। व्हेन एम आई गोइंग टू मीट यू? आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो। तो दिस आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। सो इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली 5 क्वेश्चन का आंसर देते हैं, 5 मेजर क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। वो क्वेश्चंस होते हैं व्हेन इज समथिंग हैपनिंग, कौन, मतलब कोई काम है, कोई चीज है, वो कब हो रही है, और उसके बाद कहाँ पे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, कितनी बार हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल आई डेली गो टू द स्कूल, सो ये कितनी बार हो रही है और कितनी मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना, हाउ मच, डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, हाउ मच, इफ लाइक इफ इट इज कोल्ड, टू कोल्ड, वेरी कोल्ड, तो ये हाउ मच बताते हैं। इसके अलावा व्हाई समथिंग इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है कोई काम, ये भी बताया जाता है, रीजन बताया जाता है। ये होते हैं आपके एडवर्ब्स। ये होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ व्हेन, कोई चीज कब हो रही है मतलब टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई चीज किस तरीके से हो रही है, कितनी बार हो रही है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और हाउ मच,
कितना ज्यादा हो रहा है, दैट इज लास्ट वन, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अंडरस्टूड? ये होते हैं आपके मेजर एडवर्ब्स। क्लियर? अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमको दिया है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स, यूज द क्वेश्चन क्लूज टू हेल्प यू। अब यहाँ पे बिकॉज है मतलब रीजन बता रहा है, एवरीवेयर मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एक्सट्रीमली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, सडनली, सडनली क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ लाइक मैनर, बोल्डली मैनर, एवरी और नोवेयर। तो ये सारे जो अपने एडवर्ब्स हैं अब हमें इन सेंटेंस में सही तरीके से यूज करने हैं। ही न्यू इट वुड बी डिफिकल्ट बट तरुण फेस द चैलेंज बोल्डली। तरुण ने जो चैलेंज था उसे फेस किया, कैसे फेस किया, एकदम करेजियस होके बोल्डली करा उसने। ठीक है, अब है द पुलिस डॉग एट द ओम सीन, ठीक है, एट लाइक जो भी सीन था, रेस्ड अवे इनटू द वुड्स, देन इट स्टॉप डैश इन द मिडल ऑफ डैश। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ये होगा, रेस्ड अवे इनटू द वुड्स। ठीक है, तो जो ओम्स मतलब यहाँ पे बेसिकली जो भी मर्डर सीन है या जो भी क्राइम सीन है, ठीक है, द पुलिस डॉग एट द क्राइम सीन रेस्ड अवे इनटू द वुड्स, देन इट स्टॉप सडनली, फिर वो अचानक से रुक गया, इन द मिडल ऑफ नोवेयर। वेयर डिड इट स्टॉप? नोवेयर, मतलब इन द मिडल ऑफ नोवेयर का मतलब कि अचानक से तो वो रुक गया, बीच में कहीं पे भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर स्कूल वाज क्लोज्ड आफ्टर द हेवी रेन्स, डैश इट वाज फ्लडेड, बिकॉज इट वाज फ्लडेड। देखो क्वेश्चन में बताया है तुम्हें, व्हाई डिड द स्कूल क्लोज, रीजन बताना है, बिकॉज इट वाज फ्लडेड। We love the outdoors, we go for a walk dash morning। अब how many times do you go? Every morning। ये आ गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपके पास है, द मोमेंट दे फाउंड दैट द बैग वॉज मिसिंग दे सर्च डैश फॉर इट। जैसे उन्हें पता चला उनका बैग नहीं मिल रहा है, दे सर्च एवरीवेयर फॉर इट। वेयर डिड दे सर्च? एवरीवेयर। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। It is extremely common to see people talking on their phone as they walk on the streets. It is extremely common. How common? Extremely common. तो यहाँ पे डिग्री की बात है, कितना कॉमन है, नॉर्मल कॉमन, वेरी कॉमन, एक्सट्रीमली कॉमन, ये डिग्री की बात हो रही है। अब है, place the adverbs in brackets in appropriate places within the sentences. There may be more than one correct position for some of them. Try and identify the kinds of adverbs. अब adverbs जो है, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है, रिमेंबर आपको यहाँ पे जब आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाओगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे ग्रामर एडवर्ब्स, तो आपको एडवर्ब्स की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको पोजीशंस उसकी सही क्या होती है, किस तरीके से प्लेसमेंट होना चाहिए, एडवर्ब के टाइप्स क्या हैं, एक्सरसाइजेस, एवरीथिंग यू विल गेट एंड इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन कंप्लीट डिटेल। सो इफ you still have any doubt you can always refer to those videos। अब यहाँ पे आपको बोला गया है, एडवर्ब दिया है ऑलरेडी, लेकिन उस एडवर्ब को सही जगह पे यूज करना है। अब जब है वी हैव कंस्ट्रक्टेड अनदर फ्लोर, सो यहाँ पे ये है अपस्टेयर्स। वेयर डिड यू कंस्ट्रक्ट? अपस्टेयर्स। सो अपस्टेयर्स जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये यूजुअली एंड ऑफ द सेंटेंस में आता है, या वी हैव कंस्ट्रक्टेड मतलब आपके जो भी नाउन है उसके बाद में आता है। तो हम लिखेंगे वी हैव कंस्ट्रक्टेड अनदर फ्लोर अपस्टेयर्स, और ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है, नेहा कुड कैप्टिवेट पीपल विद हर स्टोरी टेलिंग। नेहा जो है अपनी स्टोरी टेलिंग से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है, वो उनको रोक लेती है। अब यहाँ पे है ऑलवेज। ऑलवेज मतलब ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो बताता है कोई चीज़ कितनी बार हो रही है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली सब्जेक्ट के बाद आते हैं। नेहा ऑलवेज कुड कैप्टिवेट पीपल विथ हर स्टोरी टेलिंग। ठीक है, नेहा कुड ऑलवेज कैप्टिवेट मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। रिमेंबर दिस थिंग, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नेहा कुड ऑलवेज कैप्टिवेट पीपल विद हर स्टोरी टेलिंग। इसमें यह भी सही होगा, नेहा ऑलवेज कुड कैप्टिवेट पीपल विद हर स्टोरी टेलिंग, लेकिन ज़्यादा जो आप वर्बल लैंग्वेज में यूज़ करते हो वो होगा नेहा कुड ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट है द शुक्लास मूव द हाउस। द शुक्लास मूव द हाउस। द शुक्लास मूव्ड हाउस मतलब उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया।
कब किया? लास्ट संडे। जब भी हम टाइम की बात करते हैं, टाइम यूजुअली लास्ट में ही आता है या एकदम स्टार्टिंग में आता है। लास्ट संडे द शुक्लास मूव्ड हाउस, और द शुक्लास मूव्ड हाउस लास्ट संडे, या तो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में या तो एंड ऑफ द सेंटेंस में। अब है वी डिड नॉट गेट एनी रेस्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम के टाइम पे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला। अब रियली होता है, अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिग्री, और ये कहाँ पे आएगा? हम इसको यूज करते हैं आफ्टर योर सब्जेक्ट एंड बिफोर योर वर्ब। वी रियली डिड नॉट गेट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब है आई थ्रू द बॉल ऑफ पेपर बट मिस द वेस्ट पेपर बास्केट, मैंने बॉल ऑफ पेपर को फेंका लेकिन जो बास्केट था कचरे वाला उसमें नहीं गया वो, ठीक है। अब यहाँ दो दिए हुए केयरफुली और नैरोली, तो यहाँ पे हो जाएगा तुमने बॉल कैसे फेंका? केयरफुली, तो आप बोलोगे आई थ्रू द बॉल केयरफुली, आई थ्रू द बॉल ऑफ पेपर केयरफुली, या आप ये भी बोल सकते हो आई केयरफुली थ्रू द बॉल ऑफ पेपर बट narrowly miss the waste paper basket, लेकिन थोड़ा सा चूक गया, तो narrowly miss the waste paper basket, ये दोनों क्या है, किस तरीके से आपने काम किया? एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, अब है लुक एट द हाईलाइटेड वर्ड्स, द विसल ब्लू एंड वी सेट ऑफ, वी सेट ऑफ मतलब हम निकल गए। I took off my canvas shoes and ran barefoot, I took off का मतलब मैंने निकाल दिए, उतार दिए। I felt quite relieved that I had been let off easily, मतलब मुझे इजीली छोड़ दिया। अब आप यहाँ देखो, set, took और let ये सब नॉर्मल वर्ब्स हैं, लेकिन ऑफ एक प्रीपोजिशन है। जब आप एक वर्ब और प्रीपोजिशन को साथ में लिखते हो उसका मतलब अलग हो जाता है, उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ईच हाईलाइटेड फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ वर्ड ऑफ एंड टुगेदर दे मीन समथिंग, इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसमें आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब यूज करना है। अगर जरूरत पड़े तो आपको इसका फॉर्म भी चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैज द पिकनिक बीन डैश ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे आपका वर्ड आएगा कॉल। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। फॉर एग्जाम्पल, द मैरिज हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, द वेडिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, और लेट्स से द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब हो जाता है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। सो व्हाई हैज़ द पिकनिक बीन कॉल्ड ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक? बिकॉज ऑफ बैड वेदर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? कॉल्ड ऑफ। नेक्स्ट है why did the rescue team dash off the search? अब जो रेस्क्यू टीम थी उन्होंने सर्च बंद क्यों कर दी? अब इसके लिए तुम जो वर्ड यूज करोगे पुट ऑफ। जैसे कि अगर आपने कैंडल्स जलाई हुई है तो आप ब्लो करके यू पुट ऑफ द लाइट। पुट ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, जो चीज चालू है उसको बंद कर देना। सो आप यहाँ बोलोगे why did the rescue team put off the search? Because it was dark and they could not see anything. क्योंकि रात हो गई थी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। Why is the team so confident? टीम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? It is because of their captain. If his confidence has rubbed off on them. Rubbed off का मतलब होता है कि तुम्हारी कुछ क्वालिटीज मुझे फील होने लग गई है। जैसे कि तुम्हारी जो पॉजिटिविटी है ना, वो इट्स रबिंग ऑफ ऑन मी। सो जो कैप्टन का डेडिकेशन था, कैप्टन का जील था, उसका कॉन्फिडेंस था, वो छा गया है उसके प्लेयर्स पे। सो रब ऑफ का मतलब होता है छा जाना। ठीक है। When is the match scheduled dash to off? अब यहाँ पे है schedule dash, ये schedule to dash off, schedule to kick off. Kick off मतलब होता है कोई चीज को स्टार्ट करना। Why is there no water supply in the taps? Because the water supply has been shut off as the pipe has to be repaired. क्योंकि जो वाटर सप्लाई है वो बंद कर दी गई है, इसीलिए पानी नहीं है। क्यों बंद करी गई है? क्योंकि कुछ काम चल रहा है। सो शट ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद सुटेबल फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब
कुछ जो आपका जो चैप्टर है उसमें आपको कहीं कहीं पे जो है बताया हुआ है कौन सा पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको चेक करना है, वहाँ पे एक फ्रेज दिया हुआ है, उस फ्रेज को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ है आफ्टर स्विमिंग फॉर एन आवर एवरी डे आई वुड हैव अ ग्लास ऑफ मैंगो जूस विच वॉज लाइक डैश फॉर मी। सो यहाँ आ जाएगा विच वॉज लाइक अ बिग ट्रीट फॉर मी। नेक्स्ट इज द कैप्टन डिसाइडेड दैट ही वुड ट्रैक एट नाइट। कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो रात में ट्रैक करेगा। द डिसीजन बिकेम द डैश ऑफ आवर एडवेंचर। द डिसीजन बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर न्यू एडवेंचर। When I read about a teenager who climbed Mount Everest, it was my eureka moment. वो मेरा यूरेका मोमेंट था कि yes, अब मुझे भी यही करना है. I decided to become a mountaineer. I missed school for a week. When I returned the following week, catching up with work dash. Catching up with work क्या हो गया? Consumed my time. Consumed my time का मतलब क्या होता है कि उसने मेरा पूरा टाइम खा लिया. Gandhiji never allowed himself to give in to defeat simply because he saw innumerable opportunities in every struggle. क्योंकि उन्होंने बहुत सारी opportunities देखी हर struggle में. Right, and here we are done. Next chapter अभी नहीं, next chapter बाद में. So thank you so much guys for watching this video. We are done with this chapter and I hope you understood well. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. And if you like the video, then do not forget to like, share and subscribe. And also you can visit our website magnetbrains.com because it's very easy to find all the videos there. आपको सिर्फ होम पेज पे जाना है, वहाँ पे क्लासेस मेंशन्ड है. जैसे ही आप क्लास पे क्लिक करोगे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सब्जेक्ट पे क्लिक करो आपके पास वीडियोस आ जाएंगे, वीडियो पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो बस आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा and you can just freely watch it without wasting your time on YouTube. Okay, so thank you so much once again. I'll take care of the next chapter. You make sure that you are here with me and you take care of yourself. Bye.